हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप सब भाई अब नया हफ्ता कल शुरू होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक हफ्ते भर का एनालिसिस लेके आया जाए। क्या पिछले हफ्ते बीता, उसके बेसिस पर आने वाले हफ्ते की हम चर्चा करेंगे आज बाजार कल में। तो सिर्फ आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बाजार कल। अब हम बात करते हैं कि भाई एक मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। देखिए, एक बारी चार अंधे होते हैं, चार अंधे, तो उनको हाथी के पास छोड़ दिया जाता है और फिर जो होता है ये सोचा जाता है भाई इनसे पूछेंगे हाथी किस प्रकार का जानवर है। तो एक अंधा जो होता है वो हाथी की पीठ पे बैठ जाता है, एक अंधा जो होता है वो हाथी की पूंछ से खेलता रहता है, एक अंधा जो होता है वो हाथी की सूंड से खेलता रहता है, एक अंधा जो होता है वो हाथी के पैरों के नीचे आगे पीछे होता रहता है। अब जब वो आधा घंटा हाथी के साथ अपने अपने हिसाब से खेल लेते हैं तो फिर उनसे पूछा जाता है भाई हाथी किस प्रकार का जानवर है। तो ये पहला अंधा कहता है भाई हाथी एक विशालकाय पहाड़ है, एक पहाड़ है, क्योंकि वो हाथी की पीठ पे बैठा होता है, उसको लगता है मैं पहाड़ पे हूं। तो कहता है हाथी एक विशालकाय पहाड़ है, पहाड़ के समान होता है। अच्छा भाई। फिर दूसरे से पूछा जाता है जो हाथी की टांगों के नीचे से निकलता है, उससे पूछते भाई हाथी किस तरह का जानवर है। कहते हैं हाथी एक गुफानुमा है, उसके आप नीचे से जा सकते हो, गुफानुमा है क्योंकि वो उसके नीचे से आता जाता है। तीसरे से पूछा जाता है भाई हाथी जो है किस प्रकार का जानवर है। कहता हाथी एक ऐसा जानवर है जो उसकी नाक होती है ना, साहब नाक, वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि उसकी सूंड से खेल रहा होता है, वो नाक से आपको उठा भी सकता है। नाक जो है उसकी बिल्कुल बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, उसमें से फव्वारा भी निकलता है। हाथी ने नाक से ना पानी का छिड़काव वगैरह किया, तो कहता हाथी की नाक फव्वारे जैसी होती है भाई। उसने कह दिया। अब चौथे आदमी से पूछते हैं बेटा हाथी किस प्रकार का जानवर है। कहता हाथी एक ऐसा जानवर है जिसकी पूंछ ना सांप जैसी होती है। आपने देखा होगा हाथी की पूंछ छोटी होती है और ऐसे करता रहता है, तो उसको कहते हैं सांप जैसी होती है। तो प्रश्न उठता है कि चारों में से ठीक कौन था। आप वीडियो पॉज करके बताइए कि चारों में से ठीक कौन था। तो अब आप कहेंगे भाई चारों ठीक थे, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चारों ही ठीक थे। तो इसी तरह हमारे टेक्निकल एनालिसिस के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पुट ऑप्शन कॉल एनालिसिस या ऑप्शन चेन एनालिसिस कह लीजिए, पुट कॉल रेशियो वाली बात कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कह लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट कह लीजिए, एमएसीडी चार्ट कह लीजिए, बोलिंजर बैंड कह लीजिए, आपका आरएसआई कह लीजिए, ये इस प्रकार के समझिए जितने टूल्स है ना, ये एक प्रकार के वो चार अंधों की तरह है। और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो अपने आप में एक हाथी है। तो हम जब किसी भी टूल से बात करते हैं तो एक्चुअली उस टूल के अंदाजे से हम ठीक कह रहे होते हैं। जैसे उन चारों अंधों ने बेसिकली क्या कहा यहां पर, जो है ठीक ही कहा। यहां में अंधे का सिग्निफिकेंस क्या है कि एक प्रकार से जो ब्लाइंड मैन होता है, मैं किसी बुराई या किसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब हम ये मान के चलते एक ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसकी जो अवेयरनेस है वो कम है एक आंख खुले व्यक्ति से। तो जैसे हम कई बार मैं भाषा में बोलते हैं भाई, मतलब अब मैं इसको यार ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा आप इसको इमोशनल होकर शब्दों को मेरे ना पकड़ना, तो फिर मज़ा मेरा ख़राब हो जाता है बताने का, ठीक है नहीं। तो अब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम मान के चलते हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसकी नॉलेज थोड़ी कम है क्योंकि उसके पास एक डिसेबिलिटी है तो उसकी नॉलेज कम है। तो इसी तरह जब डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्थिति भी वैसी हो जाती है। हमारी नॉलेज एक क्षेत्र की तरफ लिमिटेड होती है, बाकी चीज़ों का हमें ज्ञान ही नहीं होता, तो हमें लगता है कि हम ठीक कह रहे हैं बाकी गलत कह रहे हैं। तो अगर उन चारों अंधों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे नहीं यार मैं ठीक हूँ तू गलत है, मैं ठीक हूँ तू गलत है। इसी तरह हर एनालिसिस वाला जो टूल है वो कहता है जी मैं ठीक हूँ तू गलत है, मैं ठीक हूँ तू गलत है। लेकिन जो पूरा हाथी की जो शेप है वो उन चारों की बातों से जोड़कर बनती है। इसी तरह हाथी का जो परिभाषा है वो चारों ठीक कह रहे हैं उनको जोड़ के बनेगी। इसी तरह मार्केट का जो व्यू हम बनाने की कोशिश करते हैं उसमें सारे टेक्निकल एनालिसिस के टूल को कंसीडर करके बनाते हैं। और कभी क्या होता है हाथी नहा रहा है तो वो सूंड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कभी क्या होता है हाथी चल रहा है तो वो पैरों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, हाथी बैठा है तो पीठ पे उसको आप इंजॉय कर सकते हो। इसी तरह कभी कोई टूल ज्यादा काम कर रहा होता है, कभी कोई टूल ज्यादा काम कर रहा होता है। तो हम कई बार ये सोच लेते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये वो ठीक है। ऐसा नहीं है, सारी चीजें ही ठीक है, पर कोई चीज किसी वक्त ज्यादा ठीक है, कोई चीज किसी वक्त कम ठीक है। मेरे को लगता है आपको मैं अपनी बात समझाने में सक्षम रहा हूंगा। फिर भी ये थोड़ा सा एग्जाम्पल जो अंधा वर्ड था वो मुझे थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था कि भाई किसी को बुरा ना लगे, फील ना हो रहा हो, क्योंकि आप थोड़ा कई बार क्या होता है हम शब्दों पे चले जाते हैं, हम उसके पीछे छुपी भावना को नहीं पकड़ते हैं। तो इंसान को सदा भावना को पकड़ना चाहिए, शब्दों की
प्रति नहीं जाना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप क्या मेरी बात से सहमत है? अगर सहमत है तो कमेंट में बताइए कि ये बात आपको मेरी जची, कि जो व्यक्ति है उसे शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे छुपी असली भावना उसको पहचानना चाहिए। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से बोला, तो इसलिए बोला क्योंकि आप मैं एनालिसिस करूंगा तो आपको लगेगा कि एक तो ठीक बैठ रहा है, एक ठीक नहीं बैठ रहा, तो वही बात होगी ना कि वो है तो सारे एनालिसिस ठीक, पर कभी कोई ज्यादा काम करेगा, कभी कोई ज्यादा काम करेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की। तो कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने आ गया और आपके सामने राइजिंग वेज का भी चार्ट आ गया। देखिए मैं विकिपीडिया से लाया था आपके लिए राइजिंग वेज की परिभाषा। बिल्कुल ये जो राइजिंग वेज में चार्ट दिखाया जा रहा है वही चार्ट आजकल हमारा जो है कैंडल स्टिक 1 डे चार्ट बना के दे रहा है। बिल्कुल आप देखिए एक राइजिंग वेज बन रहा है। बाजार पहले बहुत समय से गिर रहा था, फिर चढ़ना शुरू हुआ और एक राइजिंग वेज तैयार हो गया है, जिसमें क्या है वो पीछे से चौड़ा है और आगे से पतला होता जा रहा है। ऊपर वाली जो लाइन है उसमें हमने टॉप्स डिफरेंट कैंडल्स को छूते हुए लाइन बनाई है, और जो नीचे वाली लाइन है डिफरेंट कैंडल्स के बॉटम्स को छूते हुए बनाई है, ताकि सारी कैंडल्स उसके अंदर कवर हो जाएं। तो पीछे से वो चौड़ा हो गया, आगे से उसकी चोंच बन गई। तो ऐसा माना जाता है कि जब गिरते बाजार में राइजिंग वेज बने तो कहीं ना कहीं जाके चोंच के नजदीक बाजार टूटता है और वो काफी नीचे जाता है, जैसे कि इस विकिपीडिया चार्ट में दिख रहा है जो स्क्रीन पर आ गया। तो अब हम अपने कैंडल स्टिक चार्ट को देते हैं। अब देखेंगे लगातार पिछले 5 दिन से ऐसा नजर आ रहा है कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है वो उस राइजिंग वेज को काट के नीचे की तरफ बाजार जा रहा है। बाजार में कमजोरी आ रही है तो कुछ ना कुछ हद तक ये कैंडल स्टिक चार्ट जो है राइजिंग वेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके हिसाब से आने वाले हफ्ते में भी बाजार में मंदी रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं कैंडलें जो हैं नीचे की तरफ बननी चाहिए। आइए जब कैंडल को नजदीक से देखते हैं ताकि हम पिछले 5 दिन की कैंडल को देख सके। वैसे तो काफी सारी कैंडल्स आ गई पिछले 10-12 दिन की। आप देखेंगे पिछले 5 दिन की कैंडल्स के बाद चले जाएं, पिछले लास्ट 6th कैंडल देखिए, पिछली 6ठी कैंडल वो बिल्कुल ऊपर पे जो हरी कैंडल है, ये एक आइलैंड बना था, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना था, जिसमें एक कैंडल बिल्कुल ऊपर चलेगी और उस बाकी दोनों कैंडल लेफ्ट वाली भी राइट वाली दोनों नीचे को बनी है। तो ऐसा होने से भी माना जाता है कि बाजार जो है एक रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि तेजी में एक आइलैंड बनी ऊपर जाके और उसके बाद गिर गया बाजार। वैसे ऊपर वाला जो कैंडल है सबसे ऊंचे वाला, अगर वो डोजी कैंडल होता ना तो फिर रिवर्सल पैटर्न ज्यादा कामयाब माना जाता, पर चूंकि वो डोजी कैंडल नहीं है, वो एक नॉर्मल कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो रिवर्सल तो है, आइलैंड तो बना है पर उतना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं बना। लेकिन ओवरऑल अब ये पैटर्न भी यही दिखा रहा है कि वाकई कुछ रिवर्सल के संकेत कैंडल स्टिक चार्ट पे नजर आ रहे हैं। कितने सही होंगे कितने गलत होंगे ये आने वाले हफ्ते में हमें पता चल जाएगा। अब पिछली 5 कैंडल्स को आप देखिए, पिछली 5 कैंडल्स में खूबी ये है कि हर कैंडल नीचे जाके बन रही है, हर कैंडल नीचे जाके बन रही है, पर जो लास्ट कैंडल है यानी जो इस बार शुक्रवार को बनी थी वो नीचे जाके नहीं बनी थी, वो थोड़ी ऊपर बनी थी और बनी थी बेयरिश, और कुछ हद तक मारू बोजू जैसी कैंडल बनी थी, क्योंकि इसका ऊपर का विक नीचे का विक बहुत छोटा था। तो ओवरऑल आखिरी कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस बाजार में बता रही है। पर मैं आपको एक कहते हैं ना सचेत कर दूं कि जो शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार बंद हुए थे वो तेजी के साथ बंद हुए थे, उसमें एक समस्या थी, उनमें तेजी रहने की वजह से कुछ ऐसे संकेत लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजार जो है कल मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो। ऐसे कुछ संकेत हैं अगर आप शुक्रवार के आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों को अपने दिमाग में रखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा ना कि कैंडल स्टिक चार्ट को भी बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। आइए मैं आपको वीकली कैंडल स्टिक चार्ट दिखाता हूं। अभी जो मैंने दोनों चार्ट दिखाए थे छोटा और बड़ा करके वो थे डेली कैंडल स्टिक चार्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा वीकली, इसमें 1 हफ्ते की कैंडल है। अब 1 हफ्ते की कैंडल को आप ध्यान से देखिए। आप शुरू में देखेंगे बाजार जो है लगातार गिरता रहा, 5 हफ्ते देखेंगे 1 2 3 4 5 हफ्ते बाजार लगातार गिरा, जिसमें 4 बड़ी बेरिश कैंडल बनी और 5वीं बुलिश कैंडल बनी थी, और उसके बाद बाजार ने स्विच मार लिया, टर्न मान लिया और लगातार कुछ हफ्तों से बढ़ रहा है। और अब हर दिन की कैंडल देखेंगे ऊपर जाके बन रही है। पर जो इस हफ्ते की कैंडल बनी है, जो लास्ट हफ्ते की कैंडल बनी है, आप नोट करिए ये उससे पिछले हफ्ते की कैंडल के बराबर है और उससे छोटी है और बेरिश है, और नीचे की जो क्लोजिंग है वो लगभग सेम है। अब देख रहे हैं क्लोजिंग जो है लगभग नीचे, जो पहली कैंडल का बॉटम है और जो दूसरी कैंडल का बॉटम है वो भी सेम है। बस फर्क यह है जो पहली कैंडल का ओपनिंग था, यानी आप सेकंड लास्ट कैंडल देखेंगे उसका जो ओपनिंग है और जो पिछले हफ्ते की कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है वो सेम है, क्योंकि वो हरी कैंडल है ना तो नीचे ओपनिंग होगी, और जो पिछले हफ्ते की कैंडल लाल है उससे पिछले हफ्ते की हरी है, तो हरी कैंडल का नीचे का जो लेवल होगा वो ओपनिंग होगा और लाल कैंडल का जो नीचे का लेवल होगा वो क्लोजिंग होगा। तो इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है पिछले हफ्ते की ओपनिंग के बराबर है।
यानी जितना भी गेन 2 हफ्तों में हुआ वो वॉश आउट हो गया। ये बात पता नहीं आप कैच कर पाए कि नहीं कर पाए। कई लोग कैंडल को पढ़ नहीं पाते। इसकी मैंने वीडियो आज शेयर की थी सभी अपने यूट्यूब के मेंबर्स के साथ, और मैंने इसको शेयर भी किया था अपने सारे व्हाट्सएप मेंबर्स के साथ। तो ध्यान से देखिए, 2 कैंडल्स देखिए लास्ट 2 वीक्स की। इस हफ्ते के जो पिछला हफ्ता जो बीता है उसकी कैंडल लाल है, उससे पिछले हफ्ते की कैंडल हरी है। यानी जो नीचे वाला लेवल है वो ओपनिंग है, ऊपर वाला लेवल जो है क्लोजिंग है, बढ़ के बंद हुई ना। और जो इस हफ्ते की कैंडल है वो लाल है, ऊपर वाला ओपनिंग है, नीचे वाला क्लोजिंग है। तो आप नोट करेंगे कि पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है उससे पिछले हफ्ते की ओपनिंग के बराबर है। यानी 2 हफ्ते में जितना गेन हुआ वो सारा खत्म हो गया। आपको ये बात समझ में आई है? मैं इतनी बार बार 3-4 बार बोल दिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ताकि मुझे पता चले यार मैं आपको कैसा करा रहा हूं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये बात आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट भी बेरिशनेस की तरफ संकेत दे रहे हैं। तो आइए अब डेली चार्ट पे जरा एक बारी एमएससीडी को देख लेते हैं। अब एमएससीडी पूरे हफ्ते के हिस्टोग्राम देखिए, लाल 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 लाल, पूरे 5 दिन के हिस्टोग्राम लाल है और छोटे होते जा रहे हैं लगातार। और कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि बुलिश पैटर्न जो है, बुलिशनेस बाजार की पूरा हफ्ता कम होती रही। और उसके बाद चोंच देखेंगे आप, जो ऐसे चोंच बन रही है उसकी, इस तरह की जो चोंच बन रही है आगे, उसमें जो ऊपर वाली लाइन है वो, जो काली वाली लाइन है वो एमएससीडी है और जो लाल वाली है वो सिग्नल है। तो कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि एमएससीडी लाइन सूनर और लेटर लाल लाइन को टच करके नीचे की तरफ चली जाएगी, यानी एक बड़ा बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। तो एमएससीडी चार्ट भी कहीं ना कहीं बाजार में वीकनेस दर्शा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि आने वाला हफ्ते में हमें मंदी देखने को मिलेगी। और इसके नीचे अब अगर आप देखेंगे आरएसआई जो लाइन है वो भी आप देखेंगे इस हफ्ते की लाइन पिछले पीरियड के मुकाबले आप देखिए बिल्कुल नीचे करके बनी हुई है। आप ध्यान से देखिए, पहले लाइन ऊपर थी, इस हफ्ते की लाइन ऑलमोस्ट स्टेबल रही है 5 दिन की, पर वो नीचे जाके बनी है। तो कहीं ना कहीं आरएसआई भी बाजार में वीकनेस दर्शा रहा है। तो यानी अगर हम भले कैंडलस्टिक चार्ट की बात कर लें, भले एमएससीडी चार्ट की बात कर लें, भले आरएसआई चार्ट की बात कर लें, तीनों चार्ट इस तरफ भयंकर बात पे संकेत कर रहे हैं कि आने वाला हफ्ता बाजार में मंदी का हफ्ता होगा। आइए अब एक बार बोलिंजर बैंड को भी देख लेते हैं। तो मैं पूरा बड़ा चार्ट ले आया हूं। देखिए आप इस चार्ट में ध्यान से देखिए, पहले जो कैंडल 6 वन डे चार्ट है, पहले जितनी भी कैंडल्स बन रही थी वो बोलिंजर चार्ट की लोअर बैंड को छूती हुई काटती हुई चल रही थी। बाजार में बहुत बेयरिशनेस थी। देखिए आप पिछले काफी समय तक शुरुआत में देखिए चार्ट के लगातार नीचे नीचे काटती हुई कैंडल बन रही थी, बाजार में गजब की बेयरिशनेस थी। उसके बाद देखेंगे कि जहां पर वो मैंने राइजिंग वेज नीचे वाला शुरू किया है, कहीं कैंडलें ऊपर जाने लगी तो कहीं ना कहीं बेयरिशनेस कम हुई। फिर वो मिडल लाइन जो है बोलिंजर बैंड की उसको टच किया, उसके बाद वो ऊपर चले गई। ऊपर चलने के बाद कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी चिपक सी रही थी। उसके बाद एक आइलैंड बना जो काफी ऊपर चला गया बोलिंजर बैंड के। उसके बाद देखिए बार बार कैंडलें नीचे की तरफ बन रही है, बोलिंजर बैंड के मिडल लाइन पर आ गई है। तो कहीं ना कहीं बाजार को अगर बोलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पहले लाइनें बाजार में सार बड़े भयंकर मंदी बन गई थी जब सारी की सारे कैंडल्स जो है लोअर बैंड को काट काट के नीचे की तरफ जा रही थी। फिर वो वहां से एक स्टेज के बाद चढ़ी, उन्होंने मिडल जो लाइन है, मीन लाइन है, उसको तोड़ा और ऊपर वाले बैंड को छू लिया। फिर वो तो टिक नहीं पाई, हल्की सी गिरी, फिर एक बार काफी ऊपर जाके छुआ। उसके बाद अपनी वो ताकत जो है वो खोती जा रही है और इस वक्त वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मिडल लाइन को काट कर नीचे की तरफ जाना चाह रही है। ऐसा मुझे दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था हमारा विश्लेषण 3-4 पैरामीटर्स के ऊपर। कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करी हमने, बोलिंजर बैंड की बात करी, एमएससीडी की बात करी और आरएसआई की बात करी। तो मेरे को तो इन चारों पैटर्न में कहीं ना कहीं एक मंदी का संकेत मिल रहा है। बाकी मैं आपको सचेत कर दूं कि फ्राइडे को अंतरराष्ट्रीय बाजार तेजी के साथ बंद हुए थे, तो हो सकता है सोमवार को हमें एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। और बाकी साहब ये तो मेरा विश्लेषण है, मैं कह रहा हूं और मैं तो सदा कहता हूं कि भाई इस पे पूरी तरह से मत करिए। मैंने आपको स्टोरी से भी समझाया कि सारे जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं अधूरे होते हैं। एक पार्ट को ही देख पाते हैं। कोई जिस तरह से हाथी की लंबाई ऊंचाई देख पा रहा है, एक उसकी टांगे देख पा रहा है, पूंछ देख पा रहा है, सूंड देख पा रहा है। इसी तरह डिफरेंट प्रकार के जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये एक हिस्से को ही देख पाते हैं और अपने आप में इन सारी बातों को समझ के ही कुछ निर्णय निकाला जा सकता है। और वो निर्णय जरूरी नहीं है ठीक हो, क्योंकि और मैं तो कोई क्लेम करता ही नहीं हूं, मेरे को जरूर लगता है बाजार कहीं ना कहीं 6000 जाएगा। इसलिए मेरा थोड़ा विश्लेषण बेरिश भी हो सकता है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ईमानदारी जो है ठीक लगी होगी। आइए बाजार का विश्लेषण करते हैं
ऑप्शन चेन एनालिसिस से मैं एक अलग तरीके से आपके लिए डाटा लेके आया। आप खुश हो जाएंगे, आपको नजर आएगा कि आज मैडम ने बड़ी मेहनत करी है। मैंने उनसे कहा था भैया डाटा को बिल्कुल हफ्ते को डिफरेंट तरीके से आपने प्रेजेंट करना है, और कम से कम उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया, तो उसका उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो आप देखिए, आपको भी थैंक्सफुल होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको वाकई ये डाटा अच्छा लगा है, तो जरूर आप कमेंट में लिखिएगा। तो अब आप देखिए जरा, पहले कॉल, ओपन इंटरेस्ट कॉल का देखिए। अब लगातार देखेंगे, ये जो मैंने दो रंग दिया आपने नोट किया होगा, एक थोड़ा ऑरेंज कलर है और एक येलो कलर है लाइट। ऑरेंज कलर हाईएस्ट बता रहा है, और जो येलो कलर है लाइट येलो वो सेकंड हाईएस्ट बता रहा है। तो आप लगातार देखेंगे 4 मई को छोड़कर 5, 6, 7, 8 को सभी दिन 10,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट था, और 4 तारीख को वो 9,500 पे था। इसी तरह 4 को जो सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल का वो था 10,000 पर, और बाकी सभी दिन 9,500 पे था। तो कहीं ना कहीं 9,500 और 10,000 दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं। देख के चार्ट में साफ नजर आ रहा है कि 9,500 काटना भी मुश्किल है और 10,000 काटना तो बड़ा मुश्किल है। ये डायलॉग आप पकड़ने की कोशिश करिएगा। 9,500 पे सेकंड हाईएस्ट है और 10,000 पे हाईएस्ट है, यानी 9.5 काटना भी मुश्किल है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट है, पर 10 तो हाईएस्ट है, उसको काटना बड़ा ही मुश्किल है। यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस इस तरफ साफ संकेत कर रहा है कि बेटा इंडेक्स तू 9.5 के ऊपर नहीं जा पाएगा, और चला भी गया ना, तेरे कपड़े भी फट जाए, तू जान भी दे दे, 10,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं आप ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जचा हो तो लाइक का बटन दबाइए। अब हम बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या है? पुट का, अब पुट का अगर आप ध्यान से देखेंगे, 9,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट 5 दिन। लेकिन आप सेकंड हाईएस्ट इंटरेस्ट की बात करेंगे, जो मैं पीले रंग से दर्शा रहा हूं, आप देखेंगे 4 मई को 8,000 पे था, 5 मई को, 6 मई को, 7 मई को 8.5 पे था, और 8 मई को जो है वो आपका 8,000 पे था। तो कहीं ना कहीं सेकंड हाईएस्ट तो अपनी पोजीशन बदलता रहा 8 और 8.5 के बीच में, पर जो हाईएस्ट है वो अडिग है 9,000 पे, अडिग है 9,000 पे। यानी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट का 9,000 पे साहब। ये इस बात का एक कंप्लीट संकेत दे रहा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है कि बाजार, अरे हो निफ्टी, तू जरा 9,000 के नीचे आके तो दिखा, तेरी हम बैंड बजा देंगे, तेरे में इतनी शक्ति नहीं तू 9,000 का लेवल काट सके। ऐसा पुट का ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। बाकी निफ्टी होता है, ऑपरेटर चलाता है, वो कुछ भी काट सकता है। अपने और मेरे पर विश्वास मत करिए, विश्वास उस ऑपरेटरिया पे करिए जो बाजार को चलाता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कहीं ना कहीं अगर आप पुट का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि बाजार को 9,000 का लेवल काटकर नीचे गिरने के लिए बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी। ओवरऑल अगर हम पैटर्न को देखें तो 9,000 और 9,500 एक ऐसी रेंज उभर के आ रही है जिसी में बाजार लगता है सिमट जाएगा, और उसके ऊपर की कॉलें और उसको नीचे की पुटें सारी की सारी ऐसा लगता है कि एक्सपायर हो जाएगी। जो माहौल इस वक्त डाटा हमें बता रहा है पुट का और कॉल का। आइए बात करते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट की। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम रहा है 9,000 के लेवल पर पांचों के पांचों दिन। यानी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा पेन कहां पर है? 9,000 पे। तो 9,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो ये बात का संकेत कर रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं 9,000 पे ही सिमटेगा, उसके आसपास ही जाके बंद होगा। ये 5 दिन का जो चार्ट है संकेत दे रहा है। तो ये पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन 4, 5, 6 को 8,000 पे रहा, और आपका 7 और 8 को वो 9.5 पे रहा। तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन है। अगर हम सेकंड हाईएस्ट पॉइंट को एनालाइज करें तो हमें नजर आएगा कि बाजार जो है नीचे के लेवल से ऊपर की तरफ चला गया। ऐसा ये चार्ट, ये डाटा हमें संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं देखो जो डाटा संकेत दे रहा है मैं तो वो बता रहा हूं, अब कितना सही कितना गलत वो तो देखो आने वाले हफ्ते में पता चलेगा। ओवरऑल हमें ये नजर आ रहा है अगर दोनों एनालिसिस को ब्रिज करें कि कहीं ना कहीं 9,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट का काम कर रहा है और 9,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। अब पुट कॉल रेशियो आप देखिए इंडेक्स ऑप्शन की, आप देखिए साहब 4 से लेकर 7 तक पुट कॉल रेशियो इंडेक्स लेवल पे रोज गिरी है। केवल 8 तारीख को एक तेजी उसने दिखाई है, यानी 5 को गिरी, 6 को गिरी, 7 को गिरी, 8 को तेज हो गई। और स्टॉक लेवल पे तो आप देखेंगे हर रोज ही गिरी है, और अगर टोटल लेवल पे देखेंगे तो वो भी ऑप्शन की तरह ही चल रही है। 4 से लेकर 7 तक गिरी और 8 को थोड़ी बढ़ी है। ये अगर 1 के आसपास हो तो हम मानते हैं बाजार जो है न्यूट्रल है, 1 से ऊपर हो तो हम मान के चलते हैं बाजार बेरिश है, और 1 से नीचे हो तो मान के चलते हैं बाजार बुलिश है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी भी जो पुट कॉल रेशियो है वो अगर इंडेक्स लेवल में बात करें तो 1 के आसपास ही है, तो बाजार न्यूट्रल जोन में है विद बुलिश, यानी ये थोड़ा बेरिशनेस नहीं दिखा रहा। तो बेटा 1 पे ये न्यूट्रल रहता है, और अगर आधे के नीचे चला जाए तो हम मानते हैं बुलिश हो गया, और 1.5-2 के पास चला जाए तो हम मानते हैं बेरिश हो गया। अभी ये 1 के आसपास ही घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो न्यूट्रल के ही दे रहा है। आइए बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, एफआईडीआईज की बाइंग और सेलिंग की क्या पोजीशन है। आइए देखें। अब मैं नेट पोजीशंस लेके आया हूं, जो फिगर्स लाल में और माइनस में है वो नेट सेल्स है, और जो काली और प्लस है वो जो है वो नेट परचेज है। अब एफआईज की बात करते हैं भाई साहब। 4, 5, 6 लगातार तीनों दिन नेट में बिकवाली माल बेचते रहे, और 7 और 8 को भारी करवट ले ली और जो है माल बहुत सारा खरीद लिया। 7 को खरीदारी का कारण जो था वो HUL के शेयर्स थे, ग्लैक्सो ने बेचे थे, तो एफआईज ने खरीदे थे, वो काफी बढ़ गया। तो कई लोग कह रहे थे ये एबनॉर्मल है, इसको छोड़ दो। अब एबनॉर्मल काहे की है, देश में पैसा तो लगा ही दिया एफआईज ने। ये एबनॉर्मल नहीं होती है, ब्लॉक डील ही होती है, बहुत सारी ब्लॉक डील होती है। अब एक दिन ज्यादा हुई तो उसको मानना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एफआईज को लग रहा होगा ना कि नुकसान नहीं होगा, खरीद लो। अगर उनको लग रहा होगा नुकसान होगा तो क्यों खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी आपकी, इसको इग्नोर कर दो। आपकी क्या राय है बताइए, क्या इसको इग्नोर कर देना चाहिए? कोई डाटा अगर हुआ एक्चुअल रियलिटी उसको इग्नोर कर दे, क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी में हुआ है। कोई वाजिब बात है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब डीआईज की पोजीशन देखिए, 4 को नेट माल बेचते हैं, 5 को नेट माल बेचते हैं, 6 को नेट खरीदते हैं, 7 को नेट खरीदते हैं, 8 को नेट माल बेच जाते हैं। और अगर टोटल की बात करें दोनों का मिला के, 4 को बेचा, 5 को बेचा, 6 को बेचा, 7 को दबा के खरीदा हुआ HUL की वजह से, और 8 को हल्का सा खरीदा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बाजार में ओवरऑल 7 की वजह से जरूर पैटर्न बदल गया, कहीं ना कहीं HUL की वजह से। अदरवाइज नेट सेल्स करके ये लोग जा रहे थे, पर कुछ मिली जुली कह सकते हैं पोजीशनें हैं, मिले जुले काम हैं। तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि जो बाजार है डीआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो बेटा ये हमारे ओवरऑल एनालिसिस हो गया आने वाले हफ्ते के लिए। देखिए कई लोग कहते हैं सर आप ना मुझे बता दिया करो हमें अगले हफ्ते में क्या होगा। अरे मैं कोई नॉस्ट्रेडमस बता दूंगा क्या होगा। मैं अपनी डिस्कशन को ओपन छोड़ के चलता हूं। ओपन का मतलब होता है कि मैं आपको सारे विचार दे देता हूं, आपको समझा देता हूं, ताकि इन सभी बातों को डील करते हुए आप आने वाले हफ्ते में बाजार में निवेश करें। मैं देख रहा हूं मैं ऑल्दो बड़ा मना करता हूं इंट्राडे ना करें, एफएनओ ना करें, फिर भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडर्स, एफएनओ मेरी वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं कमेंट पढ़ रहा था, कई लोग लिखते हैं हमें बड़ा प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। भैया सावधानी से काम करिए। इसलिए मैं कोई अपनी तरफ से आपको डायरेक्शन देकर नहीं जाता कि यही होगा बाजार में। मैं आपको बता देता हूँ भाई सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनका अच्छे से विश्लेषण कर देता हूँ, मेहनत करके डाटा हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम समझा देते हैं और सारे एंगल्स आपको बता देते हैं, ताकि आप अपने काम में हर एंगल को ध्यान रखें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि ओवरऑल बाजार जो है मंदी की गिरफ्त में है। सूनर और लेटर, वो कहते हैं ना बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, आगे अच्छा नहीं लगता मुझे बोलना आगे नहीं अच्छा लगता तो कहने का मतलब कभी ना कभी तो बाजार अच्छे से गिरेगा ही, बहुत गिरेगा। ये जो साफ मुझे तो लग रहा है, और कहीं ना कहीं मैं बेरिश हूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए, हालात को देखते हुए। अभी तक कोई कोविड का सॉल्यूशन ढंग से नजर नहीं आया है। लॉकडाउन कब तक चलेगा इस चीज़ पे कोई स्थिति क्लियर नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओवरऑल विश्व में भी बातें समझ में नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है 2008 के बाद मंदी आई ही नहीं है, तो साइकिल तो बाजार ने पूरा करना ही होता है। बाद 10-15 साल में एक बार बाजार आधा तो होता ही है। तो ये ड्यू है, ओवर ड्यू है। अगर कोविड कारण नहीं बनता तो मेरा तो ऐसा मानना है कोई और कारण बन जाता है। जब बाजार नीचे गिरता है ना मेरे भाई, कारण ढूंढ लेता है।
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आ गया होगा। वीडियो का मजा आ गया तो लाइक दबाइए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब के सिल्वर गोल्ड डायमंड मेंबर बनिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, दबा दीजिए, सबके लेवल आ जाएंगे। वहां ढेरों इंफॉर्मेशन, ढेरों जब जानकारी मैं देता रहता हूं, अपनी परचेज सेल के स्क्रीनशॉट डालता रहता हूं, सारे कैश एंड कैरी म्यूचुअल फंड सब कुछ बताता हूं। और डायमंड में तो सबसे ज्यादा प्लेलिस्ट शेयर करता हूं, वीडियो शेयर करता हूं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। गोल्ड और डायमंड के मेंबर बनिए। सेव आप बिगिनर है तो आप सिल्वर के बन सकते हैं। बाकी मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि आप जो है गोल्ड या डायमंड के मेंबर बनिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा बेटर लेवल की इंफॉर्मेशन आती है। और आप अगर बाजार में सेट है तो डायमंड की बनिए, वो सबसे अच्छा। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनल गुफ्तगू करना चाहें या पर्सनल मेरे साथ अटेंशन थोड़ी चाहें या ये हर चीज का इमीडिएट आपको बेनिफिट मिले, पता चले, तो आप मेरे व्हाट्सएप के रूबी और सफायर के मेंबर बनिए। सफायर का मेंबर जो है वो सारी कैश एंड कैरी म्यूचुअल फंड सारी सेव स्कीम उनकी डिटेल लेता है। और जो हमारे रूबी के मेंबर है थोड़े वो रिस्की चीज़ों को भी सीखते हैं। मैं सारा एजुकेशन देता हूँ, FNO की काफ़ी डिटेल देता हूँ, अपनी सारी स्ट्रेटेजीज शेयर करता हूँ। हर हफ्ते में कई सारी स्ट्रेटेजीज लगाता हूँ, उनमें परिवर्तन करता रहता हूँ, कंजर्वेटिव होकर लगाता हूँ। और जब भी कोई स्ट्रेटेजी चलती है, अच्छी लगती है, तो उसमें अच्छा मुनाफा होता है। आप देख सकते हैं बिना अपना पैसा लगाए मैं अपना पैसा लगाता हूँ, मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपका कोई रिस्क नहीं रहता। आप चाहें तो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देखें, समझें और जब सीख जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो फिर अपने हिसाब से काम करें। इसके अलावा अगर कोई आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड खुलवाना हो, तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ साथ अच्छी किताबें पढ़नी हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और याद रहे मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन सुबह सुबह आ जाती है, जिसने इसको मिस कर दिया समझो बहुत कुछ मिस कर दिया। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 आगे बढ़े।